दोस्तों नमस्कार। सियासत बेहद दिलचस्प खेल है और यहाँ शह मात का खेल ज़बरदस्त ढंग से चलता है। कब कौन किसको चित कर दे, कब किसके मोहरे को गिरा दे और कब राजा जो है मंत्री बन जाए और कब मंत्री राजा बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के ताज़ा चुनावों में हमें ये देखने को मिला और पिछले 5 साल की महाराष्ट्र की सियासत पर गौर करें तो इसी तरह की तस्वीर दिखाई देती है। एक तस्वीर द हिंदू के इमैनुअल की तस्वीर है, वो बहुत वायरल हो रही है आज सोशल मीडिया में। उसमें एकनाथ शिंदे लगभग नतमस्तक हैं, हाथ जोड़े हुए खड़े हैं डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद, और सामने कुर्सी पर जेपी नड्डा बैठे हैं, उनके बराबर में अमित शाह बैठे हैं गृह मंत्री, और उनके बराबर में राजनाथ सिंह बैठे हैं। इन राजनाथ सिंह हाथ बांधे बैठे हैं जबकि अमित शाह और जेपी नड्डा हाथ जोड़े हुए हैं और सामने खड़े हैं एकनाथ शिंदे। वही एकनाथ शिंदे जो लगभग 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के और उनके नायब रहे, उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस, जो अब उनके नेता बन गए हैं। जो देवेंद्र फडणवीस अब मुख्यमंत्री बने हैं और डिप्टी सीएम बन गए एकनाथ शिंदे। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ ले जाना चाहूँगा। 2009 से, दरअसल 2009 के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में बड़े दिलचस्प घटनाक्रम होते हैं और बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। 2019 के बाद 2019 में दरअसल जो है उस समय शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना लेता है, लेकिन इस बीच में उनके बीच में एक काट देंगे, कोई बात नहीं, बीच में मतभेद उभरता है बीच में दोनों में, क्योंकि एनडीए के पास तो 164 सीट आती हैं। काटना तो पड़ेगा, इतना काट। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 161 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से 98 सीटें केवल उस समय यूपीए को 98 सीटें मिली थी और एनडीए को 161 सीटें मिली थी। 16 सीटें छोटे दलों को मिली थी, 13 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। और उस वक्त बड़ा तेज घटनाक्रम ये हुआ था कि पहली सरकार उस वक्त जो है बीजेपी ने बनाई। शिवसेना और बीजेपी के बीच में टसल होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसका होगा। इसी में आनन फानन देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो शिवसेना की जगह एनसीपी के अजीत पवार को तोड़ लेते हैं 23 नवंबर 2019 को, और शिवसेना को अलग करके देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं महाराष्ट्र के। लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाते। रातों रात एक नया घटनाक्रम होता है और अजीत पवार के साथ अपने विधायकों को जाने से रोक लेते हैं शरद पवार, और बीजेपी देखती रह जाती है। देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफ़ा देने के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने एक बड़ा खेल किया। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में मौजूद उद्धव ठाकरे को, जो शिवसेना के नेता थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और अभी तक जो है वो किंग मेकर की भूमिका में रहते थे उद्धव ठाकरे, लेकिन वो पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने। खुद सरकार में चलाने का मौका मिला उनको। 2.5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई और 2.5 साल के बाद बीजेपी ने एक और धोबी पाट मारा और उन्होंने एकनाथ शिंदे, जो उद्धव ठाकरे की सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे, उनको तोड़ लिया और एकनाथ शिंदे को 40 विधायकों के साथ लगभग 10 निर्दलीय विधायकों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन कर दिया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। 30 जून 2022 को उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और इस बार शिवसेना और बीजेपी ने सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे विधानसभा के इस टर्म में राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बने, एक ही टर्म में 5 साल में। लगभग 1 महीने बाद एनसीपी के नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के 9 सदस्यों के साथ वो इस सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार 9 विधायकों के साथ में, और वो डिप्टी सीएम बन गए। अब वहाँ पर 5 साल बाद फिर 2024 में चुनाव होते हैं और चुनाव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है। और इसके पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा लोकसभा चुनावों को भी, क्योंकि बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव भी आ जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव में जो वहाँ का सत्तारूढ़ गठबंधन बीजेपी और एकनाथ शिंदे का है, महायुति, उसको करारा झटका लगा और लोकसभा की 48 में से बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को केवल 17 सीटों पर जीत मिल पाई। बीजेपी को 9 सीटें मिली, शिवसेना को 7
और एनसीपी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें मिली, जिसमें कांग्रेस को 13, शिवसेना को 9, एनसीपी को शरद पवार वाली एनसीपी को 8 सीटें मिली। 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली। और 2019 में बीजेपी शिवसेना ने जो है 2019 के लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को यहाँ 41 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें 23 बीजेपी की थी और 18 सीटें जो हैं वो शिवसेना की थी। यूपीए को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव आते आते सारे समीकरण बदल गए, सारे समीकरण उलट गए। राजेश भाई साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि कैसे ये समीकरण बदले और कैसे एकदम से ज़बरदस्त बहुमत के साथ बीजेपी और शिंदे का जो गठबंधन है महायुति, वो सरकार बनाने में कामयाब हो गया और शपथ ले ली मुख्यमंत्री के तौर पर। अंततः एक टसल चला हफ्ते भर, शिंदे बनेंगे कि फडणवीस बनेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी और उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार सत्ता अपने हाथ में रखनी है। तो मैं इस बारे में आपसे टिप्पणी चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने तो हालांकि फ्लैशबैक की तमाम बातें बता दी। मैं कॉन्फ्रेंस की एक बात जरूर बताऊंगा कि 23 नवंबर 2019 का जो आपने जिक्र किया अभी, कि 23 नवंबर 2019 को अजीत पवार जो एनसीपी पवार के नाम से भतीजे हैं शरद पवार के, इनके साथ गठबंधन करके वो 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे। और चूंकि फ्लोर टेस्ट हुआ तो क्लियर नहीं कर पाए। सीएम बने थे। नहीं, उसमें मुख्यमंत्री बने थे वो अजीत पवार। नहीं, फडणवीस। हाँ, फडणवीस। आपने कहा अजीत पवार। अजीत पवार के गठबंधन थे। अजीत पवार डिप्टी समर्थन सीएम दिया था बने उसमें, समर्थन दिया था उन्होंने और वो उनको डिप्टी सीएम बनना था। उसमें फडणवीस 3 दिन के लिए। हाँ, 3 दिन के लिए। तो जब वो हटे तो उन्होंने कहा था कि मैं समंदर हूँ, लूट कर आऊँगा। तो हमें लग रहा कि उन्हें इतना विश्वास था अपनी लीडरशिप पे, अपने लोगों पे, अपनी पार्टी पे कि दोबारा फिर मौका मिल सकता है। और इस बार आप देखो कि वो जो पूरा जो 2022 के बाद में 30 जून 2022 को जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, चूँकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत भी संभाले हुए हैं। लेकिन आप देखो बीजेपी का दांव, राणा जी, मैं बिल्कुल दर्शकों को बताऊंगा कि उद्धव ठाकरे तो 2019 में जिद की थी कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनाओ। हमने 2014 से 19 तक बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब ऐसा करो कि 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का रहेगा और 2.5 साल बीजेपी का रहेगा। इस पर कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी ने मना कर दिया कि नहीं बनेंगे। इसी बीच में उद्धव ठाकरे अपना, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब होता है, तो उन्होंने एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस से गठबंधन किया और सरकार बना ली। राणा जी, जब 2022 आया तो 2022 में चूँकि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी लीडर थे और वो क्योंकि बाबा जो बाला साहेब ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते थे। वो हालांकि उनका तो पूरा सफ़रनामा है। वो पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे और बाला साहब ठाकरे के संपर्क में आए तो उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़वाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़वाए, बहुत सारे पद उन्हें दिए। तो जब इन्होंने तोड़ा तो आप देखो कि असम सरकार में, जो असम की राजधानी है, वहाँ तमाम होटल पे सारी वो रही सब गतिविधि। और जब सरकार गिरा के ये आए, एकनाथ शिंदे की ज़रूरत थी उसमें बीजेपी को, तो एकनाथ शिंदे को आगे रखा और पूरी हेल्प भी की बीजेपी ने, मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब ये उम्मीद थी बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को, कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे बीजेपी। और हालांकि सीट भी उनके पास काफ़ी आई, यानी कम सीट नहीं आई। अच्छा, बीजेपी को ये पता था, बीजेपी तो देखती है ना, गुनाभाग करती है सरकार, कि उनके पास कितनी सीटें हैं। तो चूँकि बीजेपी के पास पर्याप्त सीटें हैं और उन्हें यह भी पता था कि अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी में शामिल नहीं होते तो चूँकि अजीत पवार है, अजीत पवार के पास अच्छी संख्या में लगभग 40 विधानसभा सीटें लेकर आए हैं इस बार वो, तो अजीत पवार और बीजेपी के पास ये पर्याप्त बहुमत था सरकार बनाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने मना भी नहीं किया, गठबंधन नहीं करूँगा, और नाराज़ होकर अपने गाँव चले गए। जब वो अपने गांव जाते हैं तो लगातार कहा जाता है कि भाई वो बीमार है, होंगे भी, उनका जांच चल रही है, परीक्षण वगैरह। हाँ, उनके बेटे का ट्वीट आता है, उनका बेटा कहता है कि भाई एकनाथ शिंदे बोले हैं मेरे पापा की बदौलत 2022 से 24 तक यहाँ सरकार बनी, हालांकि मुख्यमंत्री भी वही रहे। तो अब उनका मन बिल्कुल उनका ये था कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। इसीलिए उनके नेता जो उनके सांसद हैं वो इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने भी जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर था कि भाई अगर आप एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो फिर हम एकनाथ शिंदे की हम फिर बगावत कर देंगे। मतलब ऐसा इंडिकेशन मैसेज था अपने मन में, कह तो नहीं पाए वो बात ये। लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे को भी ये पता था कि अगर ये उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट सकती है तो एकनाथ शिंदे की पार्टी टूट सकती है, क्योंकि उनके पास जो नेता हैं सबको पद और ताकत चाहिए।
ताकत आज बीजेपी के पास है। तो बहुत बुझे मन से है एक नाथ शिंदे को आना पड़ा शपथ ग्रहण में, और कई बार तो ये भी कहा कि मैं डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। और जब आप देख रहे हो, जब कल शपथ ग्रहण था तो शपथ ग्रहण में वो बिल्कुल एकदम ऐसे थे जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल होता है, बिल्कुल एकांत में खड़े हुए थे। हालांकि वो डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए गए। अजीत पवार के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि उनके पे जो पहले आपको याद होगा राणा जी, जब 2022 से पहले कहा था ना, 2023 में कहा था ना प्रधानमंत्री ने भोपाल रैली में कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा घोटालेबाज अगर कोई है तो ये शरद पवार का परिवार है। नाम भी लिया था अजीत पवार का। हालांकि वो उस दिन शाम के समय महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री बन गए थे, पर चूँकि होता है राजनीति में सब कुछ। तो अजीत पवार बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं राणा जी। शरद पवार, चूँकि शरद पवार को तो किंग कहा जाता है कि वो राजनीति के आज भी वो सियासत के बड़े मंझेव खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव आया उन्होंने मतलब इतनी शायद उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि जब वो अब बूढ़े होने के बाद में जो एनसीपी पवार है बहुत कम सीटें मिली, जबकि तीन दल एक साथ थे और अजीत पवार बहुत आगे निकल गए शरद पवार जी से और डिप्टी मुख्यमंत्री बने। उनके कई विधायक मंत्री भी बनेंगे। तो महाराष्ट्र का जो उलटफेर है, महाराष्ट्र का पूरा जो ये समीकरण रहा, क्योंकि 23 नवंबर को रिजल्ट आ गया था और 23 नवंबर से लेकर लगभग 12 दिन तक ऐसे खींचान चलती रही। इस बीच में ये भी नाम आया कि भाई एक नाथ शिंदे नाराज हैं तो ना देवेंद्र फडणवीस बनेंगे ना एक नाथ शिंदे बनेंगे, कोई और नाम आएगा। हालांकि अल्टीमेट बाद में फिर मोहर लगी देवेंद्र फडणवीस नाम पे, क्योंकि ये माना जाता है कि देवेंद्र फडणवीस संघ के बहुत करीबी हैं और संघ के करीबी हैं। दूसरा, जो दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी हैं, अब वो इनके भी करीबी हैं। तो ये तो जो उनके लोग थे वो मान रहे थे कि भाई अल्टीमेट लास्ट में मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, और देवेंद्र फडणवीस चूँकि आरएसएस के तहत होना चाहते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा, आप बताइएगा कि सियासत में जो दल बदल होता है, रातों रात नेताओं की निष्ठाएं बदल जाती हैं। जिनको प्रधानमंत्री घोटालेबाज कहते हैं उनको डिप्टी सीएम बना लेते हैं, अपने दल में तोड़ के ले आते हैं। तो ये वो जो वॉशिंग मशीन वाला जुमला है बीजेपी के बारे में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि जो भी सत्ताधारी दल होता है वो इस तरह की वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल अतीत में भी करता रहा है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा और मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।